करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहली बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है एलिमेंट्स का बंटवारा कर देना। हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट्स को आप सीधे एकदम से याद नहीं कर सकते हो, तो इजी है कि इनको क्लासीफाई करो, है ना, बांटो और राज करो, उनको डिवाइड कर दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर, अलग अलग ब्लॉक के अंदर, और फिर देखो कि यार क्या कंसेप्ट है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, है ना। इस चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक टेबल की ही बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इन विच एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस्ड टुगेदर इन टेबुलर फॉर्म। टेबल्स बनाई गई हैं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी है उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। अगला है, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल। हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सो दैट कि हम एलिमेंट्स की स्टडी को सिंप्लीफाई कर सकें एंड सिस्टमाइज कर सकें, है ना, सिंप्लीफाई और सिस्टमाइज करने के लिए। अगला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। 118 एलिमेंट हैं। फॉर अ सिंपल पर्सन इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज। और इसी वजह से वही बात है कि इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को सिंप्लीफाई और सिस्टमाइज करने के लिए हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है। उसी के लिए हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाई है। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल जो हम आज पढ़ते हैं, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, एकदम से वो वैसी नहीं बनी है। साइंटिस्टों ने बहुत सारे योगदान दिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, डोबेराइनर भैया ने इसके लिए ट्राई किया कि चलो बना देते हैं। डोबेराइनर जी ने क्या किया था, एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में बनाया था। और वो 3-3 के ग्रुप कुछ ऐसे थे, जैसे कि ए, बी, सी। ये एक ट्राइड है कि ए और सी के मास की जो एवरेज होगी वो इक्वल होगी, अप्रोक्स इक्वल होगी टू बी। क्या बोलते हैं भाई हम लोग, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड। द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ टर्मिनल एलिमेंट। जो मिडल एलिमेंट का मास होगा वो दो एलिमेंट्स जो टर्मिनल एटम्स है उनके मास की एवरेज के इक्वल होगा या अप्रोक्स इक्वल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये ट्राइड है। यहाँ पर लिथियम का मास होता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। टर्मिनल की एवरेज निकाल लो, 39 + 7/2 दैट इज 23। यही है। और हर एक ट्राइड में यही था, लगभग सेम ही आ रहा था, मिडल का जो मास है वो टर्मिनल की एवरेज के। तो बट वो ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था नहीं, तो उसमें बहुत बड़ी कमी ये थी। इसके बाद नया पीरियोडिक टेबल आया भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ज़्यादा म्यूजिक पसंद करता था भाई, है ना, मिस पूजा का फैन था आई थिंक। कम टू द पॉइंट। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मैं एक बात आता हूँ, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितनी भी पीरियोडिक टेबल बन रही थी ना, वो कहीं ना कहीं एटॉमिक मास से रिलेटेड थी। वो ये बोलते थे कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही बोला कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। क्या लिखा है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एलिमेंट्स with similar physical and chemical properties repeat at 8 place like 8 note on musical scale। जैसे म्यूजिक में क्या होता है, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, और 8 फिर से आ जाता है। ऐसी इंग्लिश में भी होता है, मेरे को आते नहीं वैसे इंग्लिश गाने, डो, रे, मी, फो, फा, सो, ला, ती। ठीक है, ये है, ये इन्होंने लगा रखे हैं एलिमेंट्स भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद क्या आएगा, सोडियम। अच्छा, इस टाइम तक हमने नोबल गैसेज की बात नहीं की थी, ठीक है। और इसकी कमी क्या थी कि ये सिर्फ 20th एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल था। इसके बाद नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल आई। ये हमारे भाई साहब हैं, मॉस्को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ये, रसिया की मॉस्को यूनिवर्सिटी में बहुत मेहनत की है इन्होंने। और कहा जाता है कि सबसे बड़ा योगदान जो आजकल हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो इनका ही था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये भी आपने छोटी क्लासेज में पढ़ाई हुआ है, फिर भी इनके मेन पॉइंट देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने लगभग 60-62 एलिमेंट थे, 60 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था पीरियोडिक टेबल में। 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी इस तरह से। तो उनको इन्होंने क्या बोला था, उनको इन्होंने बोला था पीरियड्स। 9 वर्टिकल कॉलम्स थे कुछ इस तरह से। इसको इन्होंने क्या बोला था भैया, इसको उन्होंने बोल दिया था ग्रुप्स। और जो ग्रुप थे इनको फर्दर डिवाइड किया गया था ए बी, है ना, 1A B, इस तरह से इनको बोल दिया गया था सब ग्रुप्स, ठीक है। और जो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड है 4F 5F F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन्होंने बॉटम पे लगा दिए थे। बहुत बढ़िया बात थी, बहुत बढ़िया एफर्ट लगाए गए थे। बट हमेशा मैं बोलता हूँ, इवन आज तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, आज तो हम ये बोलते हैं कि बहुत बढ़िया पीरियोडिक टेबल, इसमें भी कमियां हैं। और इन्होंने तो बहुत पहले इसकी खोज की थी, तो इसमें भी कई कमियां थी। जैसे कि
इनमें कोई भी जगह नहीं थी आइसोटोप्स के लिए। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो क्योंकि ये एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, अब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक मास हो सकते हैं। इवन लगभग हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। तो अगर 60 एलिमेंट है तो 120 180 के करीब, 150 180 के करीब एलिमेंट्स हो जाएंगे अगर आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं बताया, ठीक है ना। कुछ इरेगुलरिटी थी, लाइक जैसे पोटेशियम का मास 39 है, आर्गन का मास 40 है, इस बेस पे पोटेशियम पहले आना चाहिए, आर्गन बाद में आना चाहिए, बट इन्होंने आर्गन को पहले कर रखा था, पोटेशियम को बाद में कर रखा था, ठीक है ना। हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कोई इन्होंने प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दी थी। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं, फिकोनिफ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, उसको इन्होंने एक ही जगह पर रख दिया था, ये बड़ी कमी थी। चलो कम टू द पॉइंट, ये तो हुई पास्ट की बात। अब आते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट में हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ये दी थी नील्स बोहर ने, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो थी। बाकी जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो दिया था ये साइंटिस्ट, स्मार्ट बॉय, इन्हें बोला जाता है नील्स बोहर। इन्होंने क्या बोला? दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन एटॉमिक नंबर। आपसे बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में मेन डिफरेंस क्या है? जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है वो बोलता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मास, एटॉमिक मास। एंड इन्होंने क्या बोला मॉडर्न ने, नील्स बोहर नहीं, हेनरी मोजले ने, कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है। इसमें 118 एलिमेंट्स के लिए जगह बनाई गई है। और भी कुछ खास बातें हैं इसमें, जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे कि कितने 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। इसको याद करने की ट्रिक की वीडियो मैं नीचे डाल दूंगा, 4-5 मिनट की है, वो अलग से देख लेना, ठीक है ना। और इन्होंने बोला क्या कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। वो इंटरवल है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको मैजिक नंबर? बिकॉज आफ्टर दीज रेगुलर इंटरवल्स सिमिलर एलिमेंट्स रिपीट। अब देखो ये 2 है, ये 8 है, ये 8 है, 18, 18, इनको बीच में डाल देंगे 32, 32। इस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। हमारी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर मैं इसको बोलता हूँ ये हमारे पास एस ब्लॉक है, इसको बोल देता हूँ ये हमारे पास पी ब्लॉक है, इसको बोल देता हूँ ये हमारे पास डी ब्लॉक है, और जिसको जगह नहीं दी गई है इसे एफ ब्लॉक बोलते हैं। एस का मतलब होता है शरीफ, पी का मतलब होता है पकाऊ, डी का मतलब होता है दबंग, एफ का मतलब होता है फेमस पर्सनैलिटी। फेमस होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ, है ना। और वो कन्फिग्रेशन करके, कन्फिग्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिखाई है मैंने आप लोगों को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डिटेल वन शॉट भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में। पी ब्लॉक राइट मोस्ट में है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। डी ब्लॉक मिडिल में है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12। और एफ ब्लॉक जो है 2 हॉरिजॉन्टल रोज दी गई हैं, हर एक में 14 एलिमेंट है, और कहाँ पर प्लेस किया गया है? बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इनके कुछ निकनेम भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूँ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक का निकनेम क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पूछा जा सकता है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे पहले आते हैं। अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूँ तो इन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है अधूरे, अपूर्ण, जिनमें कुछ कमी हो, ठीक है ना। अब जब हम डी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, डी में 1 से लेकर 10 तक फिल करेंगे, तो मोस्टली एलिमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, दैट्स वाई इनका नाम ट्रांजिशन होता है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन। अब इनका नाम इनर ट्रांजिशन क्यों है? देखो डी का नाम है ट्रांजिशन, और एफ ब्लॉक एक्चुअल में अगर ध्यान दोगे तो वो डी के अंदर है। इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखोगे तो वो डी के अंदर होता है। डी का नाम ट्रांजिशन है और ये ट्रांजिशन के अंदर है, दैट्स वाई इनका नाम होगा इनर ट्रांजिशन। बड़ा फेमस क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन मुझे लगता है बन सकता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, है ना। एसपीडीएफ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जा सकती है। अच्छा एक और मैं बात बता दूं कि मैंने क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, आप उनको भी देख लेना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। कहीं कहते सर पता नहीं था मुझे, तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएंगे तो स्कोर करना ईजी हो जाएगा। चलो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा? NS1 to 2। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगी? NS2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 1 से लेकर 6 तक। डी में जो इलेक्ट्रॉन जाता है ना, याद रखना, डी में इलेक्ट्रॉन एंटर क्या करता है? कहां पर? पेनल्टीमेट शेल में, पेनल्टीमेट शेल। अब ये पेनल्टीमेट शेल क्या होती है? वैलेंस शेल से 1 नंबर कम। एस और पी ब्लॉक में जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो वैलेंस शेल में एंटर करेगा, और इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो पेनल्टीमेट शेल में एंटर करेगा। एफ ब्लॉक में जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो कहां पर एंटर करेगा? एंटी पेनल्टीमेट शेल के अंदर।
एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये होता है थर्ड लास्ट, मतलब जो वैलेंस शेल है वैलेंस शेल से 2 कम। कैसे बोल रहा हूँ समझो, जैसे कि एस में और पी में जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो एन में गए हैं, बट डी में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो n-1 में जाता है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1 से लेकर 10। एफ में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो n-2 होगा, n-2 F1 to 14, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यूज हैं। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सिर्फ पढ़ने वाली बातें हैं, आप इनको देख के पढ़ सकते हो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सॉफ्ट मेटल होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे। दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 +2, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, है ना। जब इनको आग में डालते हैं तो ये कलर देना स्टार्ट कर देते हैं। दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब इन पर सनलाइट पड़ती है तो इनके इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाते हैं। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, मतलब इन पर खुद पे ऑक्सीडेशन होती है, दूसरों पर रिडक्शन कराते हैं, दैट्स वाई ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। आगे है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक बहुत पकाऊ होता है भाई, आपने देखा होगा राइट मोस्ट होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होता है। क्या होते हैं इसके अंदर, सारी वैरायटी मिल जाती है। दे इंक्लूड मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, इनमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। बहुत तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 -1 +2 -2 सो ऑन, सब कुछ हो सकता है। उसके बाद ये है कि दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि इनके पास क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे फॉर्म कलर्ड आयंस, कॉम्प्लेक्स बना रहते हैं और सारे स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये अच्छे कंडक्टर नहीं माने जाते हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक पूरा एक चैप्टर आएगा, है ना। इवन ये तो बहुत फेमस सीरीज है, 3D सीरीज। शीला थी वेरी क्रेजी, मुन्नी फालतू कोनी क्यों जी। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक मैंने करा रखी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने इसकी ट्रिक क्या करवा रखी है आप लोगों को 3D सीरीज की, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेटालिक बॉन्ड, पैरामैग्नेटिक होते हैं, कलर्ड होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ना, जैसे इनके एटम्स हैं, इनके एटम्स के बीच में ना थोड़ी थोड़ी जगह खाली रह जाती है और उस थोड़ी थोड़ी जगह को फिल कर दिया जाता है। और जब उस थोड़ी थोड़ी जगह को फिल कर दिया जाता है ना, तब जो कंपाउंड्स बन के निकलते हैं, उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। ये किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड चेंज करते हैं, स्पीड अप करने के काम आते हैं। अलॉयज बनाते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, मेटल होते हैं, मालिएबल होते हैं। मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, डक्टाइल होते हैं नेचर में। मतलब बढ़िया मेटल जो शब्द बना है ना, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए बना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देख के ही इस शब्द को गढ़ा गया था, समझ रहे हो। चलो आगे बात आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे है, वैसे सबसे नीचे है, बट ये सबसे महंगे होते हैं क्योंकि मिलते ही नहीं है। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है, दैट्स वाई मैंने सेलिब्रिटी बोलता हूँ, फेमस बंदे हैं, बहुत कम दिखते हैं, ठीक है ना। दे आर हैवी मेटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं। प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से मिलती जुलती हो जाती हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, हाई डेंसिटी, सिल्वरी वाइट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल जितनी भी होंगे ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन देना ही पसंद करते हैं, लेना तो बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बात करते हैं। ये फेमस क्वेश्चन बन सकता है, प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड। कभी भी किसी एलिमेंट की कन्फिग्रेशन को देख के अगर आप उसको ब्लॉक बताना हो, पीरियड बताना हो, ग्रुप बताना हो, एक दो एग्जांपल करेंगे सो दैट तुम्हें थोड़ी फील आए। ब्लॉक कैसे बताते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। पीरियड कैसे बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एस ऑर्बिटल। ग्रुप कैसे बताते हैं, पहले उसका ब्लॉक पता कर लो। अगर वो एस ब्लॉक का है तो इलेक्ट्रॉन इन एस इज ग्रुप। अगर वो पी ब्लॉक का है, इलेक्ट्रॉन इन पी +12। अगर वो डी ब्लॉक का है, इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस इलेक्ट्रॉन इन बी। मैं आपको एग्जांपल देके एक समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास आ गया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा जी 11। अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सबसे पहली चीज़ आपको ब्लॉक बताना है। ब्लॉक क्या होगा, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स ब्लॉक। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो एस में गया है तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका पीरियड कौन सा है। पीरियड क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एस जो कि 3 है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसका ग्रुप कौन सा है। ग्रुप कैसे बताते हैं, पहले ब्लॉक पता कर लो। ब्लॉक पता चल गया एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक के लिए क्या रूल है, इलेक्ट्रॉन इन एस। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कन्फिग्रेशन कर दो 1s2 2s2 2p5। देखिए जब तक आपको कन्फिग्रेशन नहीं आएगी ना, तब तक आप सोच नहीं सकते कि आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। कन्फिग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूँ, इसका ब्लॉक क्या होगा। ब्लॉक कैसे पता चलता है भाई, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। अच्छा एस से यहाँ से आंसर करोगे आप लोग, ठीक है ना। एस का बड़ा नंबर देख लो, उसके बाद से लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका पी में गया है तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है।
ठीक है। अगली चीज़ आपसे पीरियड पूछा जाएगा। पीरियड कैसे बताते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एस, एस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2। ग्रुप कैसे पता चलेगा भाई? ब्लॉक पता कर लो, पी ब्लॉक का है, इलेक्ट्रॉन पी प्लस 12, इलेक्ट्रॉन पी 5 है और इसमें 12 जोड़ दो तो ये 17th ग्रुप का है। सिमिलरली आयरन आ गया। अब बबलू ये मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से करो। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2। चलो ये मैं करवाता हूँ, इसे अगला कर लेना 3p6 4s2 3d6। बेटा जी एस के बड़े नंबर को देखो और उसके बाद से आंसर करो। सबसे पहले ब्लॉक कौन सा होगा? सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो ये डी ब्लॉक का है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पीरियड। पीरियड कैसे पता चलता है? जो एस का बड़ा नंबर है, एस की जो वैलेंस शेल, एस की जो सबसे बड़ी शेल है 4th है। 1 तो नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं, 4 है ना, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 4th पीरियड। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यार इसका ग्रुप कौन सा है? ग्रुप कैसे बताते हैं? अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है, इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस इलेक्ट्रॉन इन डी, 2 + 6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ग्रुप क्या हो जाएगा इसका? 8। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सल्फर, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, ये किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, पता चले आपको कितना समझ में आया है। इसके बाद आ जाता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। देखिए जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी ना, तब बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज नहीं की गई थी, बट जगह तो बहुत सारों के लिए बना दी गई थी, 118 के लिए जगह बना दी गई थी। तो फिर उनको कैसे देखें? अगर आप किसी के पास पुरानी बुक हो तो आप देखोगे अब तो वैसे 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, 119वीं के लिए हम लोग ट्राई मार रहे हैं। बट जब खोज नहीं हुई थी ना, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि यू यू करके दे रखा है उनका नाम। वो किस बेसिस पे होता था? इस बेसिस पे होता था। देखिए अगर 0 है, 0 को हम नील से रिप्रेजेंट करते हैं, नील होता है, सिंबल होता है एन। 1 को अन से यू, 2 को बाई से बी, 3 को ट्राई से टी, 4 को क्वाड क्यू, 5 को पेंट पी, 6 को हेक्स एस, 7 को सेप्ट एस, ओक्ट 8 को ओक्ट ओ, 9 को एन ई बोलते हैं। अब देखिए जैसे कोई एलिमेंट है, मैं आपको बोलता हूँ कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 104 कर लेते हैं, 104। तो 1 को क्या बोलते हैं? अन, 0 को क्या बोलते हैं? नील, 4 को क्या बोलते हैं? क्वाड। क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं, क्वाड। और लास्ट में क्या आ जाएगा? ईएम आ जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जनरली कटायन ही बनाते हैं, और कटायन के नाम के लास्ट में जनरली आप देखोगे ईएम लगता है। जैसे अगर आपको ग्रुप 1 याद हो या ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस तरह चलता है ना, ईएम। चलो मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास है 119। 1 को क्या बोलते हैं? अन, फिर 1 को क्या बोलते हैं? अन, फिर 9 को क्या बोलते हैं? एन, और लास्ट में क्या लगा दोगे? ईएम। सिंबल क्या हो जाएगा? यू यू ई। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि 102 के लिए बताओ भाई, 1 को क्या बोलेंगे? अन, 0 को नील, 2 को क्या बोलेंगे? बाई। अच्छा बाई यम नहीं बोला जाएगा, ऑलरेडी एक आई आ चुका है ना, तो यम, सिर्फ यम। ठीक है। जैसे 103 के लिए आ जाओ, 1 को क्या बोलेंगे? अन, 0 क्या बोलेंगे? नील, और 3 को ट्राई, और यहाँ पर यम, यम नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, कुछ ऑलरेडी एक आई ट्राई में आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से इनके नाम हो जाते हैं। फिर बेटा जी कुछ फेमस इफेक्ट देखने को मिलते हैं आप लोगों को। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, बड़ा फेमस इफेक्ट होता है ये। देखिए क्या फंडा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? आप सबको बताइए न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। मैं इसके राउंड में शेल लगाऊंगा, ये शेल लगा दी। अब मान के चलो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा अट्रैक्शन कौन से इलेक्ट्रॉन फील करेंगे? ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस के पास है। जो न्यूक्लियस से दूर है वो उतनी अट्रैक्शन फील नहीं करेगा। इसका पहला रीज़न तो ये है कि डिस्टेंस ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये भी है कि ये जो है अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके लिए रिपल्शन कोज करेंगे। इसी को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, इन डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस एंड रिपेल्ड बाय इनर शेल। In multi-electron atoms, the outer electron feels less attraction towards nucleus due to the repulsion caused by inner electron. बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम अट्रैक्शन फील करेंगे क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। ये अलग अलग के लिए, अब यहाँ पर एक अति सुंदर चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको बाहर फेंक रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, बट न्यूक्लियस उसको बोल रहा है तू अंदर आ। ठीक है ना। शील्ड, शील्ड का मतलब भी रुकावट होता है। जैसे आपने महाभारत देखा होगा सबने, कर्ण की तरफ जब कोई एरो आती थी तो कर्ण की बॉडी पे एक शील्ड राइज हो जाती थी, रुकावट पैदा करती थी, वो उसको अंदर नहीं जाने देती थी,
है ना, किसी भी तीर को अंदर नहीं, इसी को शील्ड बोलते हैं। और शील्डिंग फैक्ट का ऑर्डर होता है, सबसे स्ट्रॉन्गर शील्डिंग फैक्ट ऑफर करता है एस, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। उसके बाद पी, डी का कम होता है, और एफ का बिल्कुल ना के बराबर शील्डिंग इफेक्ट होता है। आई होप क्लियर होगा। शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, अंदर के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन का काम करेंगे फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्शन नहीं हो शो करने देंगे। इसके बाद हमारे पास बड़ा फेमस आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? Reluctance of inner s electron to take part in bonding due to the poor shielding effect of intervening d and f orbitals in the moving down the group is called inert pair effect. फोकस कीजिए, इनर्ट, इनर्ट वर्ड का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। मैं समझाता हूँ आप लोगों को, शायद आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। जैसे कि मैं बोरोन की बात करता हूँ, है ना, बोरोन, बोरोन फैमिली की बात कर लेता हूँ, है ना। बोरोन फैमिली होती है ग्रुप 13, बाबा, अली, गए इंडिया से थाईलैंड। अगर आप कन्फिग्रेशन करो, इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2s2 2p1, इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3s2 3p1, इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 4s2 3d10 4p1, इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 5s2 4d10 5p1, इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 6s2 4f14 5d10 6p1। कन्फिग्रेशन करके देख लेना। वैलेंस शेल जो बड़ा नंबर है दैट इज 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। इनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। बट जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, तो ये अंदर वाले s रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे डाउन द ग्रुप जाने पे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, इनके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल आ चुके हैं। इंटरवेनिंग समझते हो ना, दखलंदाजी करने वाले, किनके बीच में ये आ चुके हैं, इनके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, तो ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्शन में जाएंगे, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, बट यहाँ पर 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर का जाएगा, क्योंकि इनके बीच में गैप आ गया है। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? रिलक्टेंस ऑफ इनर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। रिलक्टेंस मींस होता है ना करना, कि भाई इनर एस ऑर्बिटल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। कब? एज यू मूव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने पे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डी एंड ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ डी एंड एफ, यहाँ पर डी और एफ जो है दखलंदाजी करते हैं, गैप आ जाता है। यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे एक बहुत फेमस सुनने को मिलता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए जो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड है, लेंथेनॉइड वर्ड यूज किया जाता है फॉर 4f सीरीज, एक्टिनॉइड वर्ड यूज किया जाता है फॉर 5f सीरीज। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब हम 4f सीरीज में लेफ्ट राइट जाते हैं तो जो साइज है वो रेगुलरली डिक्रीज करता है, ठीक है। एलिमेंट्स का साइज जो है वो रेगुलरली डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। और इस लगातार साइज के डिक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और होता क्यों है? क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियस। एफ का शील्डिंग फैक्ट तो पुअर होता है, पता है ना आपको, एफ का शील्डिंग फैक्ट पुअर होता है, वो इतना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं सकता, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाते हैं और उनका साइज घटता चला जाता है। आगे आ जाइए, एटॉमिक साइज किसे कहते हैं? एटॉमिक साइज को हम लोग एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं, कि जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारी शेल्स हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके बाहर के शेल तक का जो डिस्टेंस होता है ना, दिस डिस्टेंस इज नोन एज आर, एटॉमिक रेडियस हम लोग इसको बोलते हैं। 3 तरह के एटॉमिक रेडियस होते हैं, पहला है कोवलेंट रेडियस, फिर है मेटालिक रेडियस, देन है वैन डर वाल रेडियस। कोवलेंट रेडियस में अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, देखो क्या है, ओवरलैपिंग हो चुकी है ऑर्बिटल्स की। मेटालिक रेडियस में मेटल के एटम पास पास हैं और वैन डर वाल में दूर दूर है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, अच्छा ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है तो बाय 2 किया जाता है, इधर भी 2 मेटालिक ऑर्बिटल्स के, ये तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका हाफ। तो अब देखो सबसे ज़्यादा पास पास कहाँ है? कोवलेंट रेडियस में। और सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर है? वैन डर वाल रेडियस में। आप जनरली ऑब्जर्व करोगे कि वैन डर वाल रेडियस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा गैप होता है। और ये आपको कहाँ ऑब्जर्व होने को मिलते हैं वैन डर वाल रेडियस? कहाँ पर एटम बिल्कुल पास पास नहीं आते? नोबल गैसेज में। नोबल गैसेज में दूर दूर रहते हैं, दैट्स वाई उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ दिखाई देता है। आगे आ जाओ, आयनिक रेडियस किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। 2 तरह के आयंस होते हैं, क्या? एक होता है कटायनिक रेडियस, एक होता है अनायनिक रेडियस। कटायनिक, ऑब्वियसली कटायन की बात की जा रही है, पॉजिटिव आयन की बात की जा रही है। और जब कटायन यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, साइज घटेगा। या फिर ऐसे समझो कोई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो साइज कम होगा। अनायन जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो उसका साइज हमेशा बढ़ेगा। देखिए लिखा भी गया है, साइज ऑफ कटायन इज लेस देन पेरेंट एटम, साइज ऑफ अनायन ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, Al3 पॉजिटिव कटायन है, उसका साइज छोटा होगा Al से, Na पॉजिटिव का साइज छोटा होगा Na से।
और अनायन की बात करें, F नेगेटिव का साइज बड़ा होगा F से, N3 नेगेटिव का साइज बड़ा होगा N से, इस तरह से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बड़ा बड़ा फेमस ट्रेंड रहता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, और जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो वहां पर क्या रहेगा भैया, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है उसका साइज छोटा, क्योंकि न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस का काम है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका साइज जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक है हमारे पास F नेगेटिव, एक है हमारे पास Ne, या Ne को छोड़ो, Na पॉजिटिव, इन दोनों की बात कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 है, इसके पास 10 है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो किसका साइज छोटा होगा? मैंने बोला ना, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास प्रोटॉन 11 है, इसके पास, तो अनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है, हमेशा। कटायन का साइज जितना बड़ा कटायन होता है, जितने कटायन ज़्यादा होते चलेंगे, मतलब एक आयन है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो साइज जो है छोटा होता चलेगा। बन सकता है क्वेश्चन। वेरिएशन ऑफ साइज की अगर मैं बात करूं, साइज ऑफ एटम जो है डिक्रीज करता है पीरियड में। जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि साइज बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि शेल बढ़ रही हैं और न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जा रहा है। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। एक एटम की आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऑब्वियसली हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई क्यों अपना इलेक्ट्रॉन देगा? ठीक है, जैसे कि एक एटम है एक्स या कोई एटम है ए, हम उसको क्या करेंगे? एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, फिर अगर आप इसको और एनर्जी दोगे तो और इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और एनर्जी दोगे और इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। अच्छा, मुश्किल होता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होता है। ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ खास ट्रेंड्स होते हैं, याद रखिए, ये साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। आप खुद से समझो कि ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। किस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है? ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो बढ़ गया है, और डिस्टेंस बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ पर एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, है ना। सक्सेसिव, अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, हम उसको नहीं बाहर निकाल पाएंगे इजीली। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। स्टेबिलिटी जितना स्टेबल होगा, मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। ठीक है, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, तब भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या हो जाता है भैया? मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? नाम से क्लियर है, सक्सेसिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह से निकालना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है, दूसरा उससे मुश्किल होता है, तीसरा उससे मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसे कहते हैं? देखो, होता क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल ले, हम इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, अगर किसी को जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, और जब आप उसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो बदले में वो एनर्जी देगा। वहां पर एनर्जी आपको देनी पड़ रही थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यहां पर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना। क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन। ठीक है, जैसे कि एक्स है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है। और इसका भी सेम ट्रेंड होता है जो आयनाइजेशन एनर्जी वाला ट्रेंड है, लगभग वही सेम फंडा रहता है। बस एक फंडा यहाँ पर थोड़ा अलग चलता है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा ही नहीं, उसे जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बताइए भाई? एक इलेक्ट्रॉन के बाद आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला है, तीसरा इलेक्ट्रॉन डाला है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मत लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज टेक प्लेस
द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जैसे कि एक एटम है, आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, उसे ज़रूरत थी तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर एनर्जी जो है रिलीज होगी, इसे बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आप इसे स्टिल इलेक्ट्रॉन दोगे, भैया ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगी, और रिपल्शन वाले केसेस में एनर्जी रिलीज नहीं हुआ करती। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है ना, वहाँ पर डेल्टा एच को नेगेटिव लिखा जाता है। जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और जहाँ पर एब्जॉर्ब होता है वहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। EA2 always take positive because energy is required due to the strong repulsive interaction between X negative and added electron। कि भैया ऑलरेडी नेगेटिव है, जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहाँ पर रिपल्शन होगी, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना आप ये मान के चलो कि सबसे जरूरी कंसेप्ट है, मतलब चाहे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हर जगह आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि देखिए, दो एटम्स के बीच में ना बॉन्ड है, ए और बी के बीच में। ठीक है, मान लो बी इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है ना, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम की एक शेड पेयर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे कि एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड है, वाई इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, जितनी भी बढ़िया प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलती हैं। किसके? साइज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींचेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आने से रोकता है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, अगले चैप्टर में आएगी ये बातें कि एस कैरेक्टर का मतलब यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर किसी का एस कैरेक्टर ज़्यादा है मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड। ठीक है ना, क्यों? ड्यू टू, यहाँ पर आएगा ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। क्लियर है? आगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। मेटेलिक का मतलब मेटल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देना जानती हैं, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो इन्वर्सली होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन लेना होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है, 1.7 से कम है तो वहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, और अगर 1.7 है तो आपको 50% आयनिक 50% कोवेलेंट देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और लगभग बराबर है क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। पीरियोडिक टेबल का डोन जो कहा जाता है वो फोन को कहा जाता है, फ्लोरीन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। फ्लोरीन पहले नंबर का डोन है, देन ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है। आगे है वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट्स की कंबाइन होने की कैपेसिटी, कि कितने एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है ना, वैलेंसी रिमेन्स अनचेंज डाउन द ग्रुप। ठीक है, और क्या होता है भैया, पहले 4 तक जाती है और फिर कम होती जाती है। पढ़ के आए हो आप लोग पहले भी, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं? द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड शो रिजेंबलेंस विद द एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट पीरियड एंड ग्रुप प्लेस्ड डायगोनली इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से रिजेंबल करेंगे, और वो भी किन से? जो उनके डायगोनली प्लेस्ड हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। क्लियर? अगला है एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर क्या होता है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है अपने बचे हुए ग्रुप मेंबर से अलग होते हैं। जैसे कि लिथियम है, लिथियम की प्रॉपर्टी ग्रुप वालों से मिलनी चाहिए, बट इसकी प्रॉपर्टी डायगोनली से मिल रही है, इससे अलग है।
क्यों अलग है? क्योंकि इनके साथ बड़े सारे भेदभाव हुए, इनका साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई रहती है। देखो एबिलिटी टू फॉर्म, ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं और इनके पास डी ऑर्बिटल भी होता नहीं है। ये रीज़न है कि ये बेचारे अलग होते हैं, इनका बिहेवियर अलग रहता है। अच्छा